सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज का वीडियो वापस एक रैंकिंग वीडियो होने वाला है जहां पे हम मार्वल के सुपर विलन्स को उनकी पावर के बेसिस पे रैंक करेंगे। इस वीडियो में हम मार्वल के इन्फिनिटी सागा की सारी मूवीज के विलन को कंसिडर करते हुए हेला से लेके थैनोस और डोरमामू से लेके अल्ट्रॉन जैसे विलन्स को उनकी पावर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल विलन कौन है। और हाँ, इस रैंकिंग में थैनोस 5th रैंक पे है, जो कि आप में से काफी सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, पर वीडियो के एंड होते होते मैं इस चीज को जस्टिफाई कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इसे घर बैठे नहीं देख सकते। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी गेमिंग सर्विस है जैसे कि मार्वल सुपर वॉर या फिर ऐसे सोशल मीडिया सर्विसेज जो कि आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, पर ऐसी सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं आईटॉप वीपीएन की मदद से। और आईटॉप वीपीएन को यूज करने के और भी कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि यहाँ पे मिलिट्री लेवल का एन्क्रिप्शन का यूज किया जाता है, जो कि आपको हैकर्स के सामने प्रोटेक्ट करता है और आप किसी भी चिंता के बिना इंटरनेट के हर एक पार्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप वीपीएन का यूज करते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, पर आईटॉप वीपीएन में गेमिंग के लिए और सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए डेडिकेटेड सर्वर्स को अलॉट किया गया है, जो कि इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करते हैं। आईटॉप वीपीएन काफी सही है, मैं खुद भी यूज करता हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो इसे डाउनलोड कीजिए और वीपीएन का मजा लीजिए। नंबर 10 मिस्टीरियो। तो नंबर 10 पे है क्विंटन बैक मिस्टीरियो। और अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखी है तो आप ये बात काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मिस्टीरियो कितना ज्यादा पावरफुल विलन है। मिस्टीरियो ने अपने जो इल्यूजन्स क्रिएट किए थे, जहाँ पे उसने एलिमेंटल्स को बनाया था, उसकी मदद से उसने काफी मास डिस्ट्रक्शन किया था। और जब मिस्टीरियो के पास आयरन मैन की एरिस ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, फिर तो उसके पावर लेवल काफी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए थे। और मिस्टीरियो के बारे में एक चीज जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगती है वो ये है कि मिस्टीरियो ने काफी लार्ज स्केल पे इल्यूजन्स को क्रिएट किया था, जैसे कि लास्ट की लंदन ब्रिज वाली फाइट में। पर इसके बावजूद वर्ल्ड के सारे सैटेलाइट्स और इवन शील्ड की काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी ये रिवील नहीं कर पाई थी कि इल्यूजन्स फेक है। तो सच में मिस्टीरियो मास्टर ऑफ इल्यूजन्स है। और आप खुद ही सोचो कि अगर इतना ज्यादा पावरफुल विलन इस लिस्ट में नंबर 10 पे है, तो आगे जाके कैसे कैसे पावरफुल विलन्स होने वाले हैं। नंबर 9 योंडू। तो अपने याकारो के साथ योंडू एमसीयू के सबसे ज्यादा पावरफुल विलन्स में से एक है। स्पेसशिप पे उसने टीजर फेज के साथियों को कुछ ही सेकंड्स में मार दिया था। या फिर अगर मैं बात करूं कि उसने रोनन के जो क्रीज सोल्जर्स थे जिन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, उन्हें भी काफी आसानी से मार दिया था। तो योंडू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ विसल बचा के ही पूरी आर्मी के काफी बड़े पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और डायरेक्टर जेम्स गन ने खुद कहा था कि योंडू को इसीलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सेकंड मूवी में मारा गया, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लिए योंडू एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। और हमें यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। तो योंडू का जो याका एरो है वो याका नाम के ही एक मेटल से बना हुआ है, जो कि साउंड के लिए सेंसिटिव होता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड के लिए उनका अलग अलग बिहेवियर होता है। तो इसलिए योंडू सीटी मार के उस एरो को कंट्रोल कर सकता है। और योंडू के हेड पे जो फिन लगा हुआ है वो योंडू की सीटी की फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से एम्पलीफाई करता है, जिसकी मदद से वो इजीली उस एरो को कंट्रोल कर पाए। और अगर योंडू हमें इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम में दिखाया जाता तो ये देखना काफी ज्यादा औसम होता कि योंडू किस तरीके से आउटराइडर्स की आर्मी या फिर चित्तोरी की आर्मी का सामना करता है अपने याका एरो की मदद से। नंबर 8 रोनन। तो रोनन द एक्यूजर क्री की कॉस्मिक और इंटरगैलेक्टिक आर्मी को लीड करता है। और क्री की टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी आर्मी की मदद से वो किसी भी वॉर को जीत सकता है, या फिर किसी भी प्लैनेट को तबाह करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने स्कल्स के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था। अगर हम एनिमेटेड सीरीज का रेफरेंस ले तो ग्रूट के प्लैनेट को भी उसने डिस्ट्रॉय किया है। अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ना होते तो वो ज़ेंडार को भी तबाह कर देता। और अगर कैप्टन मार्वल ना होती तो उसने अर्थ को भी कब का डिस्ट्रॉय कर दिया होता। तो इतना पावरफुल विलन इस लिस्ट में तो होगा ही। और हाँ, रोनन फिजिकली भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है ही। उसने ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर को काफी आसानी से हराया था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये हम जानते हैं। और इसके अलावा भी उसने इन्फिनिटी स्टोन यानी कि पावर स्टोन को अपने बेयर हैंड्स में उठाया था, जिसके सिर्फ टच से ही प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो रोनन द एक्यूजर काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। पर चलिए अब बढ़ते हैं लिस्ट में नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 7 अल्ट्रॉन। तो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बनाया तो गया था ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर बाद में ह्यूमैनिटी को और अवेंजर्स को ही अपना दुश्मन मान बैठता है। और हाँ, अल्ट्रॉन काफी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा एआई जो कि अपनी कहीं सारी कॉपीज बना सकता है, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी कोने में अपने आप को अपलोड कर सकता है, उसे मिटाया भी नहीं जा सकता। और हाँ, अगर टोनी स्टार्क ना होता या फिर अगर अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी को टेक ओवर कर लिया होता तो फिर तो उसे रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। और ऐसा ही कुछ हमें व्हाट इफ की सीरीज में भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे टोनी स्टार्क नहीं होगा और अल्ट्रॉन विजन की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। कॉमिक्स में अल्ट्रॉन कहीं बार डिस्ट्रॉय हो जाने के बावजूद रिटर्न कर चुका है। अल्ट्रॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने मल्टीवर्स के कहीं सारे यूनिवर्स में पूरी तरीके
तरीके से कब्जा कर लिया है, वो एक वायरस बनके कहीं सारे प्लैनेट्स में भी फैल सकता है। और ये तो कॉमिक्स की बातें हैं, पर मैं उन्हें यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद एमसीयू में हमने अल्ट्रॉन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया और फ्यूचर में हमें अल्ट्रॉन का रिटर्न दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे तो हम सिर्फ इन्फिनिटी सागा को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो रैंकिंग में अल्ट्रॉन थोड़ा सा पीछे है। पर अल्ट्रॉन एक ऐसा विलन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही, पर साथ ही साथ इस विलन की स्टोरी लाइन में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। नंबर 6, हेला। तो हेला कितनी ज्यादा पावरफुल है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम हेला की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसने अपने सिर्फ एक ही हाथ से म्योनिर को क्रश करके उसके टुकड़े कर दिए थे। अगर हम बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की तो वो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है और उसका हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जब थॉर ने उसे गंगानीर से मारा था तभी उसका जो घाव था वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरीके से भर चुका था। हेला इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने एसगार्ड की पूरी आर्मी को और वेल्क्रीज की भी पूरी आर्मी को अकेले ही मार दिया था। और क्योंकि हेला ओडिन की पहली संतान थी तो वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। और जैसे कि ओडिन ने खुद कहा था कि जब हेला काबू के बाहर चली गई तब उनके अलावा कोई और हेला को रोक नहीं पाया, और जब ओडिन की डेथ हुई तब तुरंत ही हेला आजाद हो गई। और फिर तो हेला को रोकने के लिए लोकी और थॉर को एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जो कि हेला की पावर का सोर्स था। पर एक बार आप ये सोच के देखो कि अगर एसगार्ड डिस्ट्रॉय ना हुआ होता तो हेला कितनी ज्यादा पावरफुल होती, और क्या वो पूरे कॉस्मोस को रूल कर पाती, या फिर क्या वो थैनोस को भी डिफीट कर पाती। या फिर एक और क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से थॉर को एसगार्ड के किंग का वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर बना के दिया गया, अगर ऐसा ही एक वेपन हेला को दिया गया होता तो हेला कितनी ज्यादा पावरफुल होती। नंबर 5, थैनोस। तो आई नो कि आप में से काफी सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि थैनोस यहाँ पे नंबर 5 पे हो सकता है, पर यहाँ पे हमने थैनोस के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को और इन्फिनिटी गाउंटलेट को कंसीडर नहीं किया है। अगर उन्हें कंसीडर किया जाता तो रैंकिंग की बात कुछ और होती। और हाँ, थैनोस के आगे रैंकिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं मैं उन सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर दूंगा, और रैंकिंग के एंड होते होते आप श्योरली मेरे साथ अग्री करोगे, तो रैंकिंग को एंड तक देखना। पर अपने गाउंटलेट के बिना भी थैनोस कुछ कम नहीं है। उसने इन्फिनिटी वॉर में हल्क के पंचेस को अपने ऊपर ले लिया था और हल्क को कुछ ही देर में नॉकआउट कर दिया था। थैनोस की इटर्नल बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फुल पोटेंशियल में भी उसे बस एक खरोच दे पाए थे। और एंड गेम में तो उसने हमारे तीनों फेवरेट अवेंजर यानी कि थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को अकेले ही हरा दिया था, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल फीट है। और इसके अलावा पूरे यूनिवर्स के जो सबसे खतरनाक एलियंस है यानी कि ब्लैक ऑर्डर, वो अपने आप को चिल्ड्रन ऑफ थैनोस मानते हैं, और पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी और सबसे खूंखार आर्मी यानी कि चित्तौरी और आउटराइडर्स थैनोस के कमांड्स को फॉलो करती है। और अगर आप अभी भी थैनोस की पोजीशन से अग्री नहीं करते तो एक बार वीडियो को एंड हो जाने दो। वीडियो के एंड होते होते आप पक्का समझ जाओगे, वरना तो आपको पूरा हक है गाली कमेंट करने का। नंबर 4, ईगो द लिविंग प्लैनेट। तो ईगो एक सेलेस्टियल है, और अगर एक सेलेस्टियल होने का मतलब आपको नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो सेलेस्टियल्स वो एंशिएंट बीइंग है जो कि यूनिवर्स के क्रिएट होने के साथ सबसे पहले क्रिएट हुए थे। और जब ईगो अपनी कॉन्शियसनेस में आया था तब उसके आसपास कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी। तो इस यूनिवर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो ने अपने माइंड के आसपास एक पूरा प्लैनेट बनाया जिसे पूरा का पूरा वही कंट्रोल करता है, और इसीलिए ईगो को लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। और हम मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी सेलेस्टियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें डिटेल में हमें इटर्नल्स की मूवी में दिखाया जाएगा, और जिनकी एक झलक हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में देखने को मिली थी। सेलेस्टियल्स ही वो गॉड लाइक बीइंग्स है जिन्होंने पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इटर्नल्स और डेवियंस। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ईगो ने अपने प्लैनेट की सरफेस पे लाइफ फॉर्म्स को बनाया है। पर ईगो इन सारे सेलेस्टियल्स से अकेला था, तो उसने अपने प्लान को चेंज किया। उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना ये जो सारे लाइफ फॉर्म है जो कि एग्जिस्ट करती है उन्हें ही मॉडिफाई किया जाए, उन्हें अपग्रेड किया जाए, और उन्हीं में सेलेस्टियल जीन्स को इम्प्लांट करके उन्हें परफेक्ट बनाया जाए। और इसी तरीके से ईगो एविल बना। और हाँ, कॉमिक्स में तो ऐसा तक दिखाया गया है कि ईगो बाकी सेलेस्टियल्स से भी काफी ज्यादा एंशिएंट है, और वो बाकी सेलेस्टियल्स तक को कंज्यूम कर सकता है। और कुछ थियरीज ऐसी है कि नोवेयर में जिस सेलेस्टियल का हेड हमें दिखाया गया था उसे भी ईगो ने ही कंज्यूम किया था। और जब स्टार लॉर्ड के पास ईगो के पावर्स का कुछ पार्ट आया तब हमने देखा कि स्टार लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है, और इवन ईगो भी सिर्फ अपने थॉट्स की मदद से मैटर तक को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इतना पावरफुल विलन यहाँ पे नंबर 4 को डिजर्व करता है। नंबर 3, सर्टर विद इटर्नल फ्लेम। तो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी सर्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुश्किल का वो फायर किंग जो कि थॉर को भी टक्कर ले सकता है, पर जब सर्टर को इटर्नल फ्लेम की मदद से रेजरेक्ट किया गया तब उसके पावर लेवल काफी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। वो बन गया एक 4 किलोमीटर लंबा जायंट मॉन्स्टर जिसे हराना एसगार्डियन स्काईफादर के बस की बात भी नहीं थी। सर्टर ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और नॉर्स माइथोलॉजी के रैग्नारॉक इवेंट को कंप्लीट किया। उसने हेला को भी मार दिया, और वो हेला जिसे एसगार्डियन आर्मी या फिर वेल्करीज की आर्मी या फिर खुद थॉर भी अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। उसने हल्क को बस एक कीड़े की तरह उठा के फेंक दिया। तो इतना पावरफुल डीमन तो इस लिस्ट में नंबर 3 पे होगा ही। और अगर मैं कॉमिक का रेफरेंस लूं तो कॉमिक में तो ऐसा है कि इसके बाद सर्टर के पावर लेवल्स लगातार इंक्रीज होते जाते हैं और वो बीटा रेबेल की पूरी गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो शायद एमसीयू में भी हमें आगे सर्टर दिखेगा, पर अब तक तो सर्टर नंबर 3 पे है। नंबर 2 डोरमामू। तो नंबर 4 पे हमारे पास ऐसा कैरेक्टर था जो कि खुद एक लिविंग प्लेनेट है, यानी कि ईगो। फिर नंबर 3 पे हमारे पास ऐसा कैरेक्टर था जो कि प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि अपने अल्टीमेट फॉर्म में सर्टर। पर नंबर 2 पे हमारे पास जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कहीं सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम कर सकता है, यानी कि डोरमामू। तो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में जब हमें डोरमामू को दिखाया गया था तो उसके आसपास कहीं सारे बड़े बड़े बबल्स थे। वो वही प्लैनेट है जिसे डोरमामू ने अपने डार्क डायमेंशन के अंदर कंज्यूम किया है। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज ना करते और डोरमामू को टाइम के लूप में फंसा के बोर करके इरिटेट करके यहाँ से वापस ना भेज देते, तो और किसी के भी वे या फिर और किसी भी चीज की मदद से डोरमामू को हराना पॉसिबल नहीं था। डोरमामू कितना ज्यादा पावरफुल है, इस चीज का आइडिया आप इस बात पे से लगा सकते हैं कि उसकी मदद से काइसिलियस को जो डार्क डायमेंशन की एनर्जी मिली थी, उसका यूज करके उसने एंशिएंट वन तक को हरा दिया था। और अभी तक हमें डोरमामू की माइंडलेस वन की आर्मी देखने को नहीं मिली है, तो शायद फ्यूचर में हमें वो चीज भी देखने को मिले। पर आई एम श्योर कि आप इस बात से भी अग्री करोगे कि डोरमामू यहाँ पे नंबर 2 पे होना चाहिए। नंबर 1 थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स। तो आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस होंगे कि नंबर 1 पे कौन होगा। तो नंबर 1 पे एक्चुअली थैनोस ही है, बट विद इन्फिनिटी स्टोन्स। तो थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स का जो रिलेशन है वो काफी पुराना और काफी अटूट है। एक्चुअली में थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करने की काफी अच्छी नॉलेज है। स्पेस स्टोन की हेल्प से वो ट्रैवल करता है। उसने चित्तौरी के सेप्टर में माइंड स्टोन को लगाया था ताकि लोकी चित्तौरी को कंट्रोल कर पाए। वो पावर स्टोन का यूज करना भी काफी अच्छे तरीके से जानता है, जो कि उसने कैप्टन मार्वल के सामने किया था। जब विजन का माइंड स्टोन टूट चुका था तब उसने टाइम स्टोन का यूज किया और टाइम को रिवर्स किया। और अगर कुछ फैन थ्योरीज की माने तो थैनोस ने इसीलिए सोल स्टोन का भी स्नैप में यूज किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर सोल्स को सोल वर्ल्ड में ना भेजा गया तो वो वापस से रिबॉर्न होगी और पॉपुलेशन वापस से इतनी ही हो जाएगी। और फिर चाहे वो मार्वल की कॉमिक्स हो या फिर एनिमेटेड शो हो, हालांकि यहाँ पे हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे, पर अगर मैं सिर्फ एमसीयू की ही बात करूँ तो अगर थैनोस के पास एक भी इन्फिनिटी स्टोन होगा तो उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने नोवेयर में देखा था जब थैनोस ने सिर्फ रियलिटी स्टोन का यूज किया था। पर अगर थैनोस के पास पूरा इन्फिनिटी गाउंटलेट होगा तो उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपके फादर आए हैं। ओके आई टेक माय वर्ड्स बैक। बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं, पर काफी ज्यादा मुश्किल। पर जो भी हो, थैनोस तो यहाँ पे नंबर 1 पे ही होगा। स्टार्ट हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और उन 10 सालों में हमने बहुत सारे हीरोज, विलेंस और असिस्टिंग कैरेक्टर्स को देखा है। और जहाँ पर हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि कौन कितना स्ट्रांग है, वहीं पर हम लोग इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 10 निक फ्यूरी। Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. निक फ्यूरी को हम एमसीयू का फाउंडेशन कह सकते हैं, क्योंकि आयरन मैन में डेब्यू करने के बाद से सैमुअल एल जैक्सन के निक फ्यूरी ने एवेंजर्स इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। और इसके लिए फ्यूरी ने हीरोज, मॉन्स्टर्स और गॉड्स को मिलाकर एक बहुत ही अमेजिंग टीम बनाई थी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा भी अगर निक फ्यूरी के कैरेक्टर पे हम ध्यान दें तो निक फ्यूरी एक बहुत ही बड़ा टैक्टिशियन है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखा था, जहाँ पे निक फ्यूरी अपने आप को लिटरली मौत के मुंह से बाहर निकाल लाता है। नंबर 9 पीटर पार्कर। अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो पीटर का नाम शायद 5th या 6th नंबर पे होता, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में पीटर पार्कर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। विद दैट बीइंग सेड, एमसीयू का पीटर अभी सिर्फ 16 साल का है, लेकिन स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर ने खुद अपने वेब शूटर्स और वेबिंग को इन्वेंट किया था, जिसे देखकर खुद टोनी स्टार्क भी हैरान हो गया था। और इतना ही नहीं, इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन ने काफी आसानी से प्लान बना के इबोनी मॉ का सफाया कर दिया था। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पीटर का आईक्यू किसी भी 16 साल के टीनेजर से काफी ज्यादा है। नंबर 8 रॉकेट रकून। रॉकेट रकून का नाम सोचते ही सबसे पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आते हैं वो है वायलेंट, खूंखार और डेंजरस। पर अगर आप ध्यान देंगे तो रॉकेट काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉकेट किसी भी सुपर स्मार्ट एलियन रेस का मेंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रकून है जिसे जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। रॉकेट रकून उन कैरेक्टर्स में से एक है जो अपने दिमाग और आसपास मौजूद नॉर्मल से दिखने वाली चीजों से एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग वेपन बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, रॉकेट के अलावा सिर्फ एक थॉर ही है जो ग्रूट की लैंग्वेज समझ सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जिसने ग्रूट सीखने के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली थी, लेकिन रॉकेट ने ये कमाल कैसे किया कोई नहीं जानता। By the way, this is a friend of mine, Tree. I am Steve Rogers. नंबर 7 थैनोस। थैनोस को इस लिस्ट में ऐड करना काफी अजीब सा लगता है, क्योंकि थैनोस का सोचने पर सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है और वो है पावर।
बट एमसीयू का थैनोस कॉमिक बुक के थैनोस से काफी ज्यादा अलग है। जहाँ पर कॉमिक बुक्स में थैनोस सिर्फ अपने मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढता है, वहीं पर एमसीयू का थैनोस एक विजनरी है और पूरे यूनिवर्स को खत्म होने से बचाने के लिए उसकी आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देना, ये सिर्फ एक लॉजिकल इंसान ही सोच सकता है। और इतना ही नहीं, ठीक ऐसा ही सोल्यूशन उसने काफी पहले अपने प्लैनेट टाइटन को बचाने के लिए वहाँ पर रहने वाले लोगों को सजेस्ट किया था, लेकिन उसकी एडवाइस ना मानने की वजह से टाइटन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे तो एमसीयू का थैनोस हमारे लिए एक सुपर विलन है, लेकिन अगर इस चीज को लॉजिकली देखा जाए तो उसका मोटिव किसी भी एंगल से सेल्फिश नहीं है। नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आइडेंटिक मेमोरी है, जिसका मतलब ये है कि उसे कोई भी चीज एक बार देखने या फिर पढ़ने पर हमेशा के लिए याद हो जाती है, हर स्टूडेंट की ड्रीम सुपर पावर। लेकिन एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम बनने से पहले एक न्यूरोसर्जन था और उसने 2 डिग्रीज एक साथ एक ही टाइम पर ली थी, और कमरताज पहुंचने के बाद वो वहाँ की सारी बुक्स काफी आसानी से पढ़ लेता है और उनके अंदर मौजूद स्पेल्स को काफी आसानी से याद भी कर लेता है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग कई सालों में नहीं कर पाए थे। और याद रखिए, ये सारी बुक्स दरअसल में संस्कृत में थी। नंबर 5, हॉवर्ड स्टार्क। हॉवर्ड स्टार्क टोनी स्टार्क के पिता हैं और काफी हद तक उसके ब्रिलियंस के लिए वही जिम्मेदार भी हैं। हॉवर्ड अपने टाइम के बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो कैप्टन अमेरिका के क्रिएशन के टाइम भी वहाँ पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, आयरन मैन 2 में जब टोनी अपने पैलेडियम पॉइजनिंग से बचने के लिए एक नया एलिमेंट ढूंढ रहा होता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, तब उसे ये बात पता चलती है कि उसके पिता हॉवर्ड ने अपने टाइम में एक एलिमेंट ऑलरेडी ढूंढ लिया था, लेकिन अपने टाइम के लिमिटेशंस की वजह से वो उसे फिजिकली क्रिएट नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एक्सपो के मैप में छुपा दिया था, जिसे सिर्फ और सिर्फ टोनी ही ढूंढ सकता था। नंबर 4, ब्रूस बैनर। एमसीयू के ब्रूस बैनर को अभी तक हम सभी लोग ज्यादा अच्छे से जान नहीं पाए हैं, क्योंकि ना तो हल्क को अभी तक एमसीयू में कोई सोलो फिल्म मिली है, और जिस भी फिल्म में अभी तक हमने ब्रूस बैनर को देखा है तो उसके कैरेक्टर को हल्क ने पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रूस बैनर का अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर एकेडमिक फ्रंट पे बात करें तो एमसीयू के ब्रूस बैनर के पास टोटल 7 PhDs हैं, और अगर आपको ये पता हो कि एक PhD करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि 7 PhD करना कितना बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा भी अल्ट्रॉन को क्रिएट करने में ब्रूस का काफी बड़ा हाथ था, तो ये सेफली कहा जा सकता है कि ब्रूस बैनर एमसीयू के स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक है। नंबर 3, हैंक पिम। अगर हम लोग कॉमिक बुक्स के हैंक पिम की बात कर रहे होते तो शायद हैंक पिम का नाम एक स्पॉट और ऊपर होता, लेकिन एमसीयू का हैंक पिम भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो एक फिजिसिस्ट होने के साथ साथ एक एंटोमोलॉजिस्ट भी है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसेक्ट्स की स्टडी करता है। अगर हैंक पिम के अचीवमेंट्स की बात करें तो हैंक पिम ने पिम पार्टिकल्स नाम के पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी थी, जो आज तक पूरे एमसीयू में कोई भी नहीं कर पाया है। और वो हैंक पिम ही है जिसने ये डिस्कवर किया कि डायमेंशंस के बीच में भी ट्रैवल किया जा सकता है। अपने नैनोटेक को यूज करके उसने एक ऐसा सूट बनाया जो पहनने वाले को हाथी से भी बड़ा या फिर एक एंट से भी छोटा कर सकता है। और अगर ये काफी नहीं है तो उसने एंट से कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया है। नंबर 2, टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क एमसीयू का सबसे पहला सुपर हीरो है और बिलियनेयर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट होने से पहले वो एक जीनियस है, जिसने एक अंधेरी गुफा में कुछ थोड़े से लोहे के टुकड़ों से एक उड़ने वाला आयरन मैन सूट बना लिया था। उसके बाद से लेके आज तक टोनी लगातार अपने आप को और अपने आर्मर्स को इवॉल्व करता गया है। उसका एक सूट हमेशा ही दूसरे से बेटर होता है। और अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट्स के नाम पर वो अपने ब्रिलियंट फादर हॉवर्ड स्टार्क को कब का पीछे छोड़ चुका है, जिसमें जाविस, फ्राइडे और अल्ट्रॉन जैसे एआई भी शामिल हैं, और इनमें से एक ने तो पूरी अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। और अगर इतना भी काफी नहीं है तो टोनी स्टार्क ने हल्क को रोकने के लिए हल्क बस्टर आर्मर क्रिएट किया था, जिसका यूज करके वो हल्क को बड़ी मुश्किल से ही सही पर रोकने में कामयाब हो गया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टोनी एमसीयू का सबसे स्मार्टेस्ट सुपर हीरो है। नंबर 1, शूरी। ब्लैक पैंथर की प्रोड्यूसर नेट मोर ने ये बात बताई है कि शूरी पूरे एमसीयू में सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, और अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वकांडा के टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के पीछे कहीं ना कहीं शूरी का ही सबसे बड़ा हाथ है। वाइब्रेनियम की पावर्स को शूरी ने बखूबी हार्नेस किया है, और इतना ही नहीं, बकी को डीप्रोग्राम करना, एवरेट रॉस की स्पाइन इंजरी जिसे कोई हील नहीं कर सकता था, उसे शूरी ने काफी जल्दी और आसानी से हील कर दिया। और तचाला के ऑसम ब्लैक सूट को क्रिएट करने में भी शूरी का ही हाथ है। यहाँ तक कि जब इन्फिनिटी वॉर में विजन को बचाने के लिए उसके फोरहेड से माइंड स्टोन को निकालना होता है तो कैप्टन अमेरिका उसे शूरी के ही पास लेकर आता है, जिससे